आज भी मालती के घर पर अनाज का एक दाना नहीं था। मालती बहुत बुजुर्ग थी, वो अकेली रहती थी, उसका कोई सहारा नहीं था। कभी किसी ने दे दिया तो वो खाना खा लेती थी, वरना वो भूखे पेट ही सोती थी। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया, मुझे किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लेकर आई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, मगर जैसे ही सामान रखकर वो लौटती है तो वो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे हैरानी होती है कि आखिर वो बच्ची अचानक गायब कहाँ हो गई। फिर वो घर के अंदर आती है और खाना बनाना शुरू करती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो खिचड़ी बनाती है। वो खाती है, उसका पेट भर जाता है, मगर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उस बर्तन में और खिचड़ी आ जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढककर रख देती हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो उस बर्तन को देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से भरा हुआ था। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे वो खाना खिलाती है। बुजुर्ग मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत ही हैरान होता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर में आने से पहले ही उसके घर में खिड़की से सहारे घुसकर छुपकर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। ऊपर वाले के रहम से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आती है। इस बुढ़िया की जिंदगी अब कितने दिनों की बची है? ये करिश्माई मटके की करिश्माई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी अपने परिवार के पेट पालने की फिक्र नहीं रहेगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश जहां छुपा था वहां से बाहर निकलकर वो मटका उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब मालती उठती है तो देखकर हैरान हो जाती है। जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, ना जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी?
मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश अपने घर पर मटका ले जाकर उसमें देखता है, उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है और जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है मगर उसे उठा नहीं पाता वो। अरे, ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तो अजीब सी बात है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, मगर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया है? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है मगर वो निकाल नहीं पाता है। आखिर में उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस मटके को जोर से पटक देता है। जमीन पर गिरते ही वो मटका टूट जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंचती है। अरे, सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली वो छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। उसके शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान होते हैं। मालती उसे देखती है तो उसके पास चली जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? वो बच्ची सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा पड़ा है। मालती सारा वाकया समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही उस बच्ची को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और इस बच्ची का आपस में रिश्ता है। वो उस मटके को जोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर मटके को जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि उस बच्ची के जख्म ठीक होने लगते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आप कौन है माता? आप कोई मामूली बच्ची तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का अवतार हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर रहम करती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ख्याल रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुनती हैं और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहां पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान पड़ा रहता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बनाती है। वो खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जिंदगी भर भूखों को खाना खिलाती रहती है। सुरेश ने उस मटके को गद्दारी से चुरा लिया था, इसीलिए उसके साथ भी धोखा हुआ। सुरेश को भी इस बात का अफसोस होता है। उसके बाद वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तब वो मटका वो सुरेश को दे देती है और अपनी आखिरी सांसें लेती हैं। सुरेश भी हमेशा उस मटके से लोगों की भलाई करता है। मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियाँ चुनी है? मैंने 15 लकड़ियाँ बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियाँ ही चुनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियाँ चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में मुकाबला क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब
राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियां बिन रहे थे। उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देखकर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुंचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिप कर देखा कि एक शैतान तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई डरावना शैतान लगता है। क्या हमें इसके नजदीक जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी शैतान के पास गई तो उन्होंने देखा कि शैतान कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान को पत्थर मारे गए हों। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं दरिया किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसीलिए मेरी कौम के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक पहुंचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा शैतान नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर शैतान के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अंगूर के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाते थे, शैतान से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। हुकूमत ने जंगल के दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बढ़िया, ज्यादा दिमाग मत चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी बंद हो गया, फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार लाया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट, नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब बनेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला बकाया ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई हो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी? एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चली जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा करो। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव मशहूर है। वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर शैतान जंगल में परेशान हो रहा था। वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए या फिर कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं है। मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन शैतान ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। शैतान तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो शैतान बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा।
कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास दो और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस आ गया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। शैतान एक पेड़ के ऊपर छुप कर रहता था। जैसे ही शैतान ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अफसर रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ? हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं पर हैं। वहाँ हम लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा कारोबार शुरू किया? चाउमीन की दुकान लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे चाउमीन ब्रेड पकौड़ा बनाकर खिलाती थी। चाउमीन पकौड़ा? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। आम चाउमीन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन तुमने अगर पकौड़ा चाउमीन बेचना शुरू किया तो तुम्हारी खरीदारी बहुत होगी। राक्षस चाचा, इस बार मैं अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को भरोसा दिलाऊंगा कि तुम अच्छे शैतान हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। चाचा, जंगल में एक शैतान रहता है। बराए मेहरबानी उसे मेरे साथ जाने दीजिए। शैतान हम सभी के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो शैतान मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा, तो हम इंसान उससे डर गए और उसे पत्थर मारने लगे। लगता है उस शैतान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है, तुम शैतान को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने शैतान को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को शैतान के साथ देखकर दंग रह गए। राजू शैतान को मुंबई ले आया और उसने शैतान को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे शैतान के दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने शैतान की मदद नहीं की होती तो आज वे शैतान के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल यकीनन मिलता है। एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठकर लोगों से भीख मांग रहा था। वो बहुत भूखा था और काफी देर से वहीं पर बैठा हुआ था। अब उसे कोई भी भीख नहीं मिल रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, दे दो। इतने में वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी से उतरकर 2 लोग आते हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं। उनका नाम आलोक और अक्षत होता है। आलोक एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है और अक्षत उनका पार्टनर होता है। आलोक, इस वक्त तुम मुझे मंदिर क्यों लेकर आए हो? कुछ देर में ही तो हमारी मीटिंग है। मेरा मन कर रहा था कि भगवान के दर्शन करके फिर चलते हैं। आलोक और अक्षत सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। वो भिखारी आकर अक्षत का पैर पकड़ लेता है। अक्षत खौफ खा जाता है और उसे भागने लगता है। आलोक ये सब देख ही रहा होता है। साहब, कुछ दे दो साहब, भगवान भला करेगा।
मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ दे दो। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरे पैर, पूरे कपड़े खराब कर दिए। जा यहाँ से, जा किसी और से भीख मांग। अरे रुको रुको, इतना मांग रहा है तो दे दो गरीब को। अरे आलोक, तुम नहीं जानते हो, इन लोगों के हाथ पैर सलामत होते हुए भी इन लोगों को हमेशा मुफ्त का खाने की आदत लगी रहती है। ये सब इनका कारोबार है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। आलोक जाकर भिखारी को बैठाता है और उसे खाना लाकर देता है। भूखे की तरह भिखारी सारा खाना खा लेता है। फिर आलोक उससे पूछता है, क्यों भाई, तुम्हें इस तरह से भीख मांगने में अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, तंदुरुस्त हो तो तुम कुछ काम करके भी अपना पेट पाल सकते हो। हाँ साहब, पहले मेरी दुकान थी समोसे की, उससे मेरा गुजारा अच्छा होता था। मेरी बीवी भी मेरे साथ थी, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसे खतरनाक बीमारी हो गई और उसके इलाज करवाने में मैं बर्बाद हो गया, मगर वो बच नहीं सकी। अब मैं उसकी याद में पागलों सा घूमता हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि कोई नया कारोबार शुरू करूं। भिखारी की कहानी सुनकर आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जो भी कारोबार करना चाहते हो उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है? भगवान आपका भला करे जनाब, आप जैसा नेक इंसान तो मैंने पहली बार देखा है। मैं अपना खाने का कारोबार करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बनाओगे तुम? समोसे की दुकान तो बहुत है, इस शहर में तुम कुछ अलग करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जब तुम्हारी दुकान चलने लगेगी तो मुझे वापस कर देना। मैं मिसल पाव की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मेरी बीवी को भी मिसल पाव बहुत पसंद था और मैं बहुत अच्छा मिसल पाव बनाता हूँ। ठीक है, चलो तुम हमारे साथ। आलोक और अक्षत उस भिखारी को अपने साथ लेकर आते हैं और फिर उसके लिए एक ठेला और सारा सामान खरीदते हैं। उस पर वो दमदार मटका मिसल पाव के नाम से मिसल पाव बेचना शुरू कर देता है। वो अपना ठेला आलोक और अक्षत के ऑफिस के नीचे ही लगाता है। आइए आइए, खाइए, आइए, महाराष्ट्र का स्पेशल मटका मिसल पाव खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए भाइयों। मटका मिसल पाव वहाँ के लोगों के लिए एक नई डिश होती है, इसलिए उस भिखारी के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जम जाती है। काफी सारे लोग आते हैं और उसके मिसल पाव बड़े शौक से खाते हैं। आलोक और अक्षत के ऑफिस के सभी लोगों का ये रोज का रूटीन बन जाता है। सभी के बीच उसके मटका मिसल पाव की बहस होती है। सुनो भाई, तुमने नीचे वाले ठेले से वो मिसल पाव खाया? मैंने तो आज तक ऐसा मिसल पाव नहीं खाया था। हाँ भाई, वो बहुत ही जायकेदार बनाता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो अपने परिवार वालों को भी ले जाकर खिलाया। मैं जब पुणे में रहता था तब वहाँ पर मिलती थी। घर की यादें ताज़ा हो गईं। एक दिन विदेश से एक बहुत बड़ा क्लाइंट आलोक के ऑफिस में आया होता है। उसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो भी आलोक का दोस्त ही होता है। वो जब गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे भिखारी का ठेला दिखता है। वो उस छोटे से ठेले को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े ऑफिस के सामने ये कैसा ठेला लगा है। और तो और इतने बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोग इस ठेले से खाना खाते हैं। वो जाकर आलोक से कहता है, आलोक, तुम्हारे इतने बड़े ऑफिस के लोग इस छोटे से ठेले का खाना क्यों खा रहे हैं? तुमने इस ठेले को अपने ऑफिस के सामने खड़ा ही क्यों किया? अगर मैं होता तो सबसे पहले इस ठेले को यहाँ से हटाता। पूरे ऑफिस का लुक खराब कर दिया है इसने। नाम भी कैसा है, दमदार मिसल पाव। तुम्हारे ऑफिस के लोग मिसल पाव कैसे खाते हैं यार? सिद्धार्थ, मैंने ही उस मिसल पाव वाले को अपने ऑफिस के नीचे लगाने के लिए कहा है। उसका मटका मिसल पाव बहुत ही जायकेदार है। तुम्हें उसके ठेले से क्या तकलीफ है? आलोक, तुम ही सोचो, तुम्हारे ऑफिस की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। बाहर से कोई आएगा और उस ठेले को देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम एक बार उसका मिसल पाव खा कर तो देखो, फिर तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे। नहीं, मैं इस तरह का अनहाइजीनिक खाना नहीं खाता। ना जाने कैसी चीजों से बनाता होगा। इन सब बातों की फिक्र मत करो। वो सारा सामान एकदम बेहतरीन इस्तेमाल करता है और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखता है। आलोक अपने ऑफिस बॉय को बुलाकर एक मटका मिसल पाव मंगवाता है और सिद्धार्थ को खिलाता है।
सिद्धार्थ पहले तो खाने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर उसकी खुशबू से उसे लालच आ जाता है। कैसा लगा सिद्धार्थ? ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है। मैंने जब पहली बार खाया था ना, तब मुझे लगा था कि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मटका मिसल पाव बिल्कुल अलग है। मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार ही खाया है। ये ठेला तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही क्यों लगाता है? आलोक सिद्धार्थ को मिसल पाव वाले की कहानी बताता है। सिद्धार्थ को आलोक की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आलोक, तुमने ये बिल्कुल गलत किया है। मैंने क्या गलत कर दिया? अरे, तुम अभी तक उस मिसल पाव को ठेले पर ही बेचवा रहे हो। ये तो बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तुमने। यहाँ के लोगों के लिए ये डिश बिल्कुल नहीं है। हम मिलकर इसे पूरे शहर में फेमस कर देंगे। चलो चलकर उस आदमी से बात करते हैं कि वो इस बात के लिए तैयार है कि नहीं। सिद्धार्थ और आलोक जाकर उसको सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपनी रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो बेहद खुश हो जाता है कि उसके तरीके से बनाए हुए मटका मिसल पाव पूरे शहर में बिक पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आलोक इसकी फ्रेंचाइजी खोलता जाता है और उसका मालिक उस आदमी को बना देता है। उसकी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी चलती है और पूरे शहर में दमदार मटका मिसल पाव के नाम से बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं और पूरे शहर में मटका मिसल पाव मशहूर हो जाता है।